जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप अपने एग्जाम एसएससी एमटीएस 2024 से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं आप साथियों कि जीके में एक अच्छा प्रदर्शन आप करें, तो इस क्लास को यानी कि इस क्लास के 100 सवालों को एकदम घोल कर पी जाइएगा परीक्षा से पहले। मैं कह सकता हूं साथियों, यहां से इन 100 सवालों को अगर आप देख लेते हैं सरसरी निगाहों से, तो यहां से 10 सवाल आपके डायरेक्ट यानी कि डिक्टो आपको देखने को मिलेंगे अपने रियल एग्जाम में। तो बहुत तेजी वाली साथियों ये क्लास होगी, सुपर फास्ट तरीके से क्वेश्चंस को देखेंगे। महज 25 मिनट में साथियों ये 100 सवालों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अगर सवाल आपके सामने आ जाए तो 24 जनवरी आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी, यानी कि किसे विश्व की, क्या भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों कोलकाता को कहा जाता है विश्व की सांस्कृतिक राजधानी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है, मुझे बताइए। फटाफट साथियों आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताइए। तो अगर आपका उत्तर साथियों यहां पर महाराष्ट्र है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही आपका जवाब है, यानी कि लावड़ी ये लोक संगीत कहां का है? यह महाराष्ट्र का है। अगला सवाल है कि केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? तो केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ओणम की विशेषता है। कहां की विशेषता है? ओणम की विशेषता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो अगर आपका जवाब यहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? लखनऊ में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, सूरत में। साथियों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बहुत शानदार तरीके से आप अपना सिलेक्शन ले, एक सिलेक्शन निश्चित करें, तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको क्या देता हूं, मैं आपको पूरा मॉडल पेपर देता हूं, फुल पेपर कराता हूं। यानी कि जिस एक क्लास में, सिर्फ एक क्लास में साथियों जीके जीएस के, क्या जीके जीएस के 25 क्वेश्चन होते हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार साथियों इंग्लिश की अगर बात करते हैं, इंग्लिश के आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? 25 क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद मैथ के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। यानी कि एक क्लास में अगर ये सब कुछ आपको मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम से इससे अच्छी चीज आपके लिए साथियों कुछ हो सकती है। तो ऐसे मैंने अभी तक साथियों 2 से 3 क्लासेस दे रखी हैं। आप वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां से जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने एग्जाम तक एसएससी एमटीएस से संबंधित जो भी टारगेट सिलेक्शन पर क्लास आती है, वीडियो आती है, उसको देखते हैं, उसको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करते हैं, उसके कंटेंट को, उनके सभी क्वेश्चंस को, तो आपको एमटीएस के एग्जाम में साथियों कोई हरा नहीं सकता, कोई आपका सानी नहीं है। एग्जामिनर चाहे तब भी नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम तक। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बस कंटेंट को देखते रहना, इन सवालों को देखते रहना है। चलिए, तो खैर इस क्लास की अगर बात करते हैं, मैंने 100 सवाल लिए हैं जीके के, ठीक है ना। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं हम लोग के भारत की, अगर बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, जिनका आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? जब हम बात करते हैं संविधान दिवस की तो 26 नवंबर, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को ही साथियों संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब ऋग्वेद है तो मैं कहूंगा ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद कहलाया जाता है। अगला सवाल है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, यानी कि जो धनुर्वेद है ना, ये यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध जो है ना, ये युद्ध कौशल से। किससे संबंधित है? ये युद्ध कौशल से संबंधित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ये हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? यानी कि अर्थशास्त्र में किसके संबंध के बारे में जानकारी मिलती है? तो मैं कहूंगा मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो यहां पर साथियों खाली जगह में क्या आ जाएगा? मौर्य यहां पर आ जाएगा। चलिए
अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मुझे बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? तो इन्होंने साथियों ये जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने अपने मृत्यु के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अगला सवाल है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, बताइए। तो भारत के भौगोलिक मानचित्र की अगर बात करते हैं तो ये तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है। सही जवाब आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। साथियों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं रहना है, ठीक है ना। एसएससी एमटीएस एक बहुत बड़े लेवल का एग्जाम नहीं है। ये एक तरीके से बात करें, अगर अच्छे से मेहनत बच्चा कर ले, अच्छे से पढ़ाई कर ले, तो सिलेक्शन का दावेदार वो पक्का हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं साथियों सिलेक्शन लेना, तो मेरा मानना है कि आपको जीके जीएस प्लस करंट अफेयर और उसके अलावा इंग्लिश पर आपको बहुत अच्छे से पकड़ बनाना होगी। मैथ रीजनिंग आपको भी पता है क्वालिफाइड है, ठीक है ना, लेकिन मैथ रीजनिंग में भी आपको ठीक ठाक मैथ रीजनिंग अगर आती है तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए जीके की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि जीके के डेली 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, तो ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी मैं करा सकता हूं। सिर्फ कमेंट सेक्शन में आपको बता देना। देखिए इस वीडियो को साथियों शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 100 प्रश्नों के माध्यम से पूरी जीके के हर एक टॉपिक को साथियों क्या किया है, टच किया है, ठीक है ना। अधूरा अगर छोड़कर जाएंगे तो अधूरा ज्ञान आपको भी पता है बड़ा खतरनाक होता है, दिक्कत देगा फिर आपको। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था साथियों? तो किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। आंसर आपका जाना चाहिए सी के साथ। अगला सवाल है कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये कितना पुराना, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे 13.7 बिलियन वर्ष ये ब्रह्मांड साथियों पुराना है। अगला सवाल है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह ही दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल है कि यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं शुक्र की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यूरोप वासी शुक्र ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। अगला सवाल है कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? रोआल्ड एमुंडसेन इनका नाम था। आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम मुझे बताइए। तो यहां पर तो अपना भारत साथियों पहले स्थान पर आ जाएगा, सबसे पहले नंबर पर यही, यानी कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला जो पहला एशिया का देश है वो अपना भारत ही है। ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? फेजेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंट्स कहा जाता है ब्राजील के बड़े कॉफी के बागानों को। अगला सवाल है कि एक बागानी फसल है, यानी कि क्या चावल एक बागानी फसल है, गेहूं एक बागानी फसल है, चाय या मूंगफली? तो मैं कहूंगा चाय जो है ना ये एक बागानी फसल है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश का कौन सा देश है, यानी कि कौन सा देश है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों जो पूरे विश्व में केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो कौन सा देश है? वो ईरान देश है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है? तो संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था को अपनाया है भारतीय संविधान ने, ठीक है ना। भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है? तो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया है। भारतीय संसद के कितने सदन है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं संसद के कितने सदन है, 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा है, तो 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ये आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है, मुझे बताइए। तो संसद का जो एक तरीके से निचला सदन है लोकसभा का, ये लोकप्रिय संसद का लोकप्रिय सदन है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि संविधान में संसद की पहल की जा सकती है लोकसभा के द्वारा। लोकसभा में मतलब जो संशोधन होता है ना, संविधान में संशोधन जो होता है, इसकी पहल क्या लोकसभा में केवल की जा सकती है या केवल राज्यसभा में या केवल राज्य विधानसभाओं में या संसद के किसी भी सदन में? तो मैं कहूंगा साथियों संविधान में संशोधन की पहल लोकसभा में भी की जा सकती है और राज्यसभा में भी की जा सकती है, यानी कि संसद के किसी एक सदन में की जा सकती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है कि भारत के
संविधान का पहला संशोधन अधिनियम यानी कि कब आया? तो मैं कह सकता हूं भारत में, यानी कि भारत में जो संविधान में पहला संशोधन किया गया वो कब किया गया? 1951 में किया गया। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? और इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू किया गया था। साथियों ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें तो 42वां संविधान संशोधन आपका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे संविधान के किस संविधान संशोधन को? तो 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए, करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा जवाब है कि करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है कौन सा है साथियों, मुझे बताइए। तो अगर बात करें जीएसटी सबसे पहले कहां पर लागू की गई थी, तो साथियों फ्रांस में की गई थी। यानी कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। अगला सवाल है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, बताइए। तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो एक तरीके से वित्त मंत्री होते हैं, यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री ही जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चेलैया समिति का नाम आपने सुना होगा। तो आपको बताना यह है कि चेलैया समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार से है, बैंकिंग प्रणाली में नहीं, आयात निर्यात नीति में भी नहीं है। मैं कहूंगा चेलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये पुणे में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? पुणे में स्थित है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो चैडविक के द्वारा ही न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, जिनका भी आंसर ए मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। एटम बम का आविष्कार किसने किया था, मुझे बताइए। साथियों अगर पूरी जीके की बात करते हैं तो पूरे जीके में एक ऐसा टॉपिक नहीं जहां से क्वेश्चंस ना लिया हो, यानी कि हर एक टॉपिक को टच करती हुई निकलेगी ये क्लास। अगर मेरा मानना है कि इस क्लास को आप देख लेते हैं तो बहुत सारे आपको डिक्टो आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक आप लोग देखिएगा, इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से फतेह कीजिएगा। ठीक है ना? तो साथियों कुल मिला कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाई यही तो मेरा ईंधन है और यही आपकी गुरु दक्षिणा है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो फिर मैं कंटेंट आपके लिए कैसा बनाऊंगा, पूरे मॉडल पेपर बनाने में, पीपीटी तैयार करवाने में, क्वेश्चंस का सिलेक्शन करने में बहुत मेहनत लगती है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें मेहनत लगती है, और इस मेहनत कैसे ये मेरे अंदर मेहनत आएगी, ये ऊर्जा कैसे आएगी? जब आप लाइक करोगे। ठीक है ना? तो आप लोग लाइक क्या कर दिया करो साथियों, बिना कहे ये काम। तो चलिए एटम बम की अगर बात करते हैं साथियों, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट जे ओपेनहीमर के द्वारा ही एटम बम का आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर होती है इसको क्या कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम की अगर बात करें, इसमें जो एरर का मतलब है गलती, इसको क्या कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में? इसको बग कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखें, क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। अगला सवाल है कि एमएस वर्ड का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन सा तो एमएस वर्ड है? आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल साथियों, एमएस वर्ड का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये साथियों उदाहरण है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अगला सवाल है, सी प्रोग्रामिंग भाषा को किसने डेवलप किया था, बताइए। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, डेनिस रिची का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? तो डेनिस रिची ने डेवलप किया था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए, मुझे बताइए। उच्च क्या लिखा हुआ है साथियों यहां पर? उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी, मुझे बताइए। तो कौन थी? इनका नाम था न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, और ये उच्च न्यायपालिका की पहली महिला मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है ना? बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए
यानी कि अगर बात करते हैं हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, अगर इनका स्थानांतरण करना हो तो ये अधिकार किसके पास है? मैं कहूंगा ये अधिकार तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, साथियों अगर बात करते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो लीला सेठ का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि